गुड मॉर्निंग सबको। सर। सब ठीक ठाक है ना? हाँ सर। ऑडियो वीडियो ठीक ठाक है? ओके। तो पिछले क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को? ऐसे व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन आया था, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसका तो नए टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वो क्वेश्चन था, ये जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम हमने बनाया, तो उस पीवी इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन कैसे निकल रहा है, ठीक है। और इसी वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि आखिरकार इस ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया कैसे वर्क के बराबर हुआ, ठीक है। और भी कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका पहले डिस्कस कर लेंगे, उसका फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पीवी इंडिकेटर डायग्राम यानी कि पीवी सूचक आरेख। तो एक तरफ हम लोग क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, एक तरफ क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। ऐसे इसके पहले इस इंडिकेटर डायग्राम से पहले आपने वर्क के लिए एक फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला ना? P इंटू डीवी। स्मॉल वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ के रखा है, P इंटू डीवी। और जब हम लोग ग्राफ में आते हैं तो हम लोग ऐसा देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है किस तरह से बदलता है। उसके लिए मैंने एक नियम को लिया, एक लॉ को लिया, जिसका नाम है बॉयल का लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और फिर वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। और ये दोनों का ग्राफ अगर खींचेंगे ना, तो ग्राफ क्या आता है? एक कर्व में आता है। और इस तरह का मान लीजिए एक कर्व हो गया। हालांकि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन अलग भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ही चला गया। और ये कब चला जाएगा? इसके लिए भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अगर आइसोबारिक प्रोसेस हो गया तो उस केस में प्रेशर कभी चेंज होता ही नहीं है। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उस केस में प्रेशर न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा? इस वॉल्यूम के पैरेलल चला जाएगा। तो ग्राफ किसी भी तरह का आ सकता है। मैंने एक कर्व ही ले लिया है, तो मान के चलिए मैंने एक कर्व दिखा दिया। तो कर्व में हम लोग देख लिए कि ए से बी एक क्या हो गया? कर्व हो गया। अब इसमें हम इस पूरे ग्राफ को क्या करते हैं? छोटे छोटे इंटरवल में बांट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी यहां पर एक छोटा सा इंटरवल लिया। इस छोटे से इंटरवल को अगर आप देखिएगा तो ये एक रेक्टेंगल के जैसा ये दिख रहा है। ये किसके जैसा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है। इस रेक्टेंगल का कुछ नाम लेते हैं, मान के चलिए ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन कौन है? एडी। और कौन है? बीसी। दोनों लगभग लगभग एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ये दोनों लगभग में एक दूसरे के क्या है? बराबर है। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ना प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये प्रेशर के क्या है? पैरेलल है। और ये जो डीसी है वो किसके बराबर है? लगभग में एबी के बराबर है। और वो किसको दर्शा रहा है? ये पूरे वॉल्यूम को नहीं दर्शा रहा है, यहां पर चेंज इन वॉल्यूम को दर्शा रहा है। जैसे ये एकदम नीचे से ऊपर तक है, इसलिए इसको हमने प्रेशर ले लिया। लेकिन ये शुरू से लेकर यहां तक ये नहीं है, ये जस्ट एक थोड़ा सा इंटरवल है। वॉल्यूम में ही क्या है? अगर छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं तो एक टुकड़ा ये वाला है, दैट इज ये जस्ट एक इंटरवल है वॉल्यूम का। इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डीवी लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है dw इक्वल टू पी डीवी। तो अब जरा सोचिए, पी की जगह क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एडी। तो पी की जगह मैंने लिख दिया एडी इंटू डीवी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? डीसी।
तो एडी इंटू क्या हो गया, डीसी। अब एडी किसका काम कर रहा है, तो एडी काम कर रहा है उसके लिए लेंथ का काम कर रहा है, और डीसी किसका काम कर रहा है, उसका ब्रेड्थ का काम कर रहा है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। तो ये एरिया हो गया, लेकिन किसका एरिया है, एरिया ऑफ ये जो पूरा पोर्शन है जिसका नाम है एबीसीडी, तो एबीसीडी के एरिया के बराबर हो गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, तो अभी मैंने जो वर्क डन निकाला वो कैसा था, स्मॉल वर्क डन। ये क्या चीज है ना, स्मॉल वर्क डन है। तो चूंकि ये स्मॉल वर्क डन है, हमको चाहिए टोटल वर्क डन, कहां से कहां तक ना, शुरू से लेकर अंत तक। शुरू कहां पर हुआ है ना, ये जो ए से शुरू हुआ है इस जगह से ये शुरू हुआ है, तो शुरू में इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है मान के चलिए, और लास्ट जहां पर ये फिनिशिंग हो रहा है यहां पर ये B पर, तो इस जगह का वॉल्यूम कितना है मान के चलिए V2। तो ये जो V1 से लेकर V2 तक वो प्रसारित हुआ, एक्सपेंड हुआ, उसमें टोटल वर्क डन कितना होगा। तो जब हमको टोटल वर्क डन चाहिए तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो DW का इंटीग्रेशन, और DW का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब इस चीज का भी इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया ऑफ कौन सा, ए बी सी डी, सबका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से लेकर कहां तक, उसका लेवल, उसका जो इंटरवल है वो कहां से कहां तक है, V1 से लेकर V2 तक का इंटरवल है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि टोटल एरिया को हमको जोड़ना है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, जोड़ना, ऐड करेंगे, तो टोटल एरिया को जोड़ेंगे। एक इंटरवल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करते करते जो भी छोटा छोटा इंटरवल आएगा, इस स्मॉल इंटरवल्स को हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। जैसे ही इस छोटे छोटे एरिया को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो आखिरकार हमको क्या मिलेगा, ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे में जितना भी जगह बन रहा है, इस पूरे जगह का क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, ये टोटल एरिया। यानी कि कर्व AB के नीचे जो भी एरिया बन रहा है वही एरिया हो जाएगा टोटल वर्क डन। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा ना, एरिया अंडर द कर्व, जो भी इसका नाम दीजिएगा, AB, इसका नाम V2 V1 ही दे दिए चलिए, तो AB V2 V1 कुछ भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर बड़ी सी और बड़ी डी भी दे सकते थे हम लोग। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा ना, एरिया अंडर द कर्व AB, ठीक है, और उसका नाम हो गया AB V2 V1। तो इस तरह से उम्मीद है अब ये बात क्लियर होता होगा कि पीवी इंडिकेटर डायग्राम में हम लोग किस तरह से वर्क डन को लेते हैं। अब दूसरी बात, अभी यहां पर इस शेप का कोई नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब आपको क्वेश्चन देगा तो शेप का कोई नाम भी हो जाए। जैसे कि मैंने बताया था पिछली क्लास में, हो सकता है कि ये बिल्कुल पैरेलल हो जाए। अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो एग्जैक्टली क्या बनेगा, रेक्टेंगल टाइप का शेप बन जाएगा। हो सकता है कि ग्राफ इस तरह का आए तो इस तरह का शेप बनेगा, तो ये कौन सा शेप होता है, ट्रेपेजियम का शेप होता है। कभी हो सकता है कि ट्राइंगल का शेप आ जाए, तो आप उसी फॉर्मूला को लगा दीजिएगा जो उसका फॉर्मूला होता है। जैसे ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ट्रेपेजियम का अपना फॉर्मूला होता है उसको लगा देंगे। तो इस तरह से जैसा भी शेप होगा उसी शेप का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने से क्या होगा, वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात था पिछले क्लास का ही, फिर भी अगर आप एक स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। और फिर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, ओके ले लिए सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, डाउट क्लियर हुआ ना। हाँ सर। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे होगा, और भी आप भी जितना मेहनत करते रहेंगे धीरे धीरे ये सब डाउट क्लियर होगा। ओके, फिर हम लोग जब इसका ज्यादा यूज करेंगे ना, इन सब थ्योरी का, इन सब मतलब प्रिंसिपल का जब हम लोग यूज करेंगे, यूज करते करते जो है हमारा और डाउट क्लियर होते रहेगा। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसको हम लोग हिंदी में कह रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस, और उसी का नाम क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है उस पर आते हैं। इसमें सब चीज हो सकता है, सिर्फ एक चीज यहां पर नहीं होगा, वो होगा कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा।
उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। कहां से कहां ना, जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम से सराउंडिंग में, और सराउंडिंग से सिस्टम में क्या होगा, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। अगर ये हमारा कोई सिस्टम है, सिस्टम मतलब आपको मैंने बताया था, किसी गैस को आप अगर भरते हैं एक सिलेंडर में, एक पिस्टन लगा देते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, मतलब ये गैस हो गया। तो यहां से मतलब बाहर से किसी प्रकार का हीट अंदर नहीं आएगा, और अंदर का हीट भी क्या होगा, बाहर तरफ जो है नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बाकी सब हो सकता है, टेम्परेचर घट सकता है, बढ़ सकता है, वॉल्यूम, प्रेशर सब में चेंज हो सकता है, लेकिन यहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, या डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। क्यू मतलब क्या है, यहां पर हीट है, आप डेल्टा एच या डी एच भी बोल सकते हैं, बराबर 0। डेल्टा क्या दर्शा रहा है कि हीट में कितना मतलब चेंज हुआ, डी क्यू मतलब हो गया हीट में कितना चेंज हुआ। तो हीट में यहां पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, न तो कोई दे रहा है न तो ले रहा है, इसलिए हीट क्या होगा, ऑलवेज 0, मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यू 0 नहीं होगा, बल्कि उसमें जो चेंज है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चेंज 0 होगा, इसलिए डेल्टा क्यू, डी क्यू, डी एच, ये सब क्या होगा, 0 होगा। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में कंडीशन क्या है, तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से सुनिए। अगर ये दीवार, ये जो वाल है, अगर बनता है मान के चले कंडक्टिंग मीडियम का, चालक पदार्थ का बनता है, तो क्या अंदर का उष्मा बाहर में या बाहर का उष्मा अंदर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि उष्मा का सुचालक पदार्थ का मतलब क्या होता है, वो उष्मा का क्या करता है, चालन करता है, मतलब हीट को वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह हीट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ये किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। और बैड कंडक्टर में क्या होता है, हीट का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई तावा को गर्म करते हैं, अपनी कढ़ाई को गर्म करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक जगह जो हम लोग हीट देते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सब जगह फैल जाता है। क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। और वही अगर बैड कंडक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग हत्था पकड़ने के लिए जो बना मतलब यूज करते हैं, मान लीजिए लकड़ी का आपने यूज किया, या फिर और कोई दूसरे चीज का इस्तेमाल किया, तो वहां तक हीट नहीं पहुंच पाता है, या पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो दीवार है वो किसका बनना चाहिए, कंडक्टर का बनना चाहिए कि बैड कंडक्टर का बनना चाहिए, तो ये बैड कंडक्टर का बनना चाहिए, तभी ना हीट का एक्सचेंज को रोक पाएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर का हीट क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये वाला जो उसका वाल है, ये जो दीवार है, वो कैसा होना चाहिए, ये इंसुलेटर होना चाहिए, मतलब कुचालक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हीट का मतलब कुचालक होना चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, बल्कि ये उष्मा का जो है कुचालक पदार्थ होना चाहिए। दूसरी बात, दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बना है जिसको कि हम लोग परफेक्टली इंसुलेटर हम लोग बोल सकते हैं। न ही कोई दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ है जिसको हम लोग परफेक्टली गुड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। पूर्णतः कुचालक या पूर्णतः जो है सुचालक पदार्थ कोई होता नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सुचालक हो सकता है, वो खराब सुचालक हो सकता है, वो कुचालक पदार्थ हो सकता है, लेकिन वो कभी भी हीट को क्या कर सकता है, 100% रोक नहीं सकता है। तो अब दूसरा कंडीशन इसी पर है, देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसको हम लोग धीरे धीरे दबाएंगे या धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे, इसको कंप्रेस भी करते हैं तो धीरे धीरे, और दबाते भी हैं तो मान के चलिए दबाते हैं धीरे धीरे, या उसको एक्सपेंड भी करते हैं धीरे धीरे, तो क्या होगा कि ये जो हीट है वो धीरे 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 हो सकता है कि बाहर वो जा सकता है, या यहां से भी धीरे धीरे वो बाहर जा सकता है, या बाहर से क्या हो सकता है, अंदर भी आ सकता है, अगर उसको सफिशिएंट टाइम मिल गया तो। लेकिन अगर हम तेजी से उसको अगर कंप्रेस कर देते हैं या तेजी से उसको फैला देते हैं, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि बाहर का हीट वो अंदर लेगा या अंदर का हीट वो बाहर देगा, उसको टाइम ही नहीं दिया गया, ऑल ऑफ सडन सारा घटना हो गया। तो यहां पर प्रोसेस क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ सडन होना चाहिए, मतलब बहुत तेज गति से ये घटना घटनी चाहिए, ऑल ऑफ सडन होना चाहिए। और पहली बात, किसका दीवार कैसा होना चाहिए,
परफेक्टली इंसुलेटर होना चाहिए। हालांकि ये होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है, इसीलिए हम लोग दूसरा शर्त क्या लगा दिए हैं कि ये क्या होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, बहुत तेज गति से होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर साइकिल में जब हम लोग हवा भरते हैं, तब तो हवा भरते वक्त हमने धीरे 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 उसको भरा था। अब मान लीजिए किसी कारण से उसका वाल्व का जो पिन है वो खुल गया और आपने अचानक से निकाल दिया, तो हवा क्या होगा, क्या हम लोग से पूछ कर निकलेगा भाई निकलो कि नहीं निकलो, ऐसा नहीं ना होगा। तो क्या होगा, उसमें अचानक से जो हवा निकलना शुरू करेगा। और उस समय अपने हाथ को देकर रखिएगा, मतलब उस निकलने वाली जगह से, है ना, भाल्व के पास से, तो देखेंगे कि आपको जो हवा है ना काफी ठंडा आपको लगेगा, वहां पर गर्म आपको नहीं लगेगा, काफी ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों होता है, इस एडियाबैटिक प्रोसेस की पूरी घटना से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली वो कौन सा घटना है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि वो धीरे धीरे नहीं निकल रहा है, बल्कि वो क्या है, अचानक से निकल रहा है। गुब्बारा भी फट गया तो वहां पर हवा जो निकलेगा वो अचानक से निकलेगा, वो धीरे धीरे नहीं निकलेगा। और गुब्बारा में मान के चले अगर छोटा सा अगर छेद कर देंगे तो धीरे 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 निकलेगा, तो ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो घटेगा, ऑलवेज कांस्टेंट हो सकता है, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह काम करेगा, ठीक है, वेरी स्लोली वो प्रोसेस होगा। जैसे लीक हो गया, हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है, धीरे धीरे गुब्बारा क्या हो गया, छोटा हो गया। और उसी तरह से गुब्बारा अगर फट जाता है, वो बलून अगर फट जाता है, तो क्या होगा, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा कि वो अचानक से उसका जो है प्रसार हो गया है, एक्सपेंशन हो गया है। और उस समय जो हवा आपको महसूस होगा वो थोड़ा सा ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लगता है, उसका कारण अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, उसका दो कंडीशन क्या है। तो मैंने बताया जो उसका वाल है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटर होना चाहिए। दूसरी बात है, ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, बहुत तेज गति से होना चाहिए, ऑल ऑफ सडन होना चाहिए। अब आते हैं इसके इक्वेशन ऑफ स्टेट का, मतलब अवस्था समीकरण का। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई अगर आइडियल गैस है तो उसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। लेकिन इस बार जब हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस लेंगे तो इधर क्या होगा, एनआरटी नहीं होगा, और इधर भी कुछ बदल जाएगा। क्या बदलेगा, यहां पर होता है पी भी, और भी के पावर में क्या होता है, गामा, और इधर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग को चूंकि डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका तो डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, सब बचेगा, हम लोग का एनर्जी भी बचेगा, हम लोग का टाइम भी बचेगा। क्योंकि डेरिवेशन करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में उलझते हैं जिसका कोई काम नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, और उसके पावर में गामा है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पहली बात, ये गामा आखिरकार क्या है, तो गामा एक रेशियो है, किसका रेशियो है ना, Cp बाई Cv। अगर Cp और Cv भूल गए तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, गैस का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। ये सारा घटना, ये जितने भी प्रोसेस हम दिखा रहे हो किसके लिए, गैसों के लिए दिखा रहे हैं, किसी सॉलिड या लिक्विड के लिए हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। और तभी यहां पर ये गामा आया हुआ है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में जो है दो गो स्पेसिफिक हीट नहीं होता है, गैस के कंडीशन में क्या होता है, दो गो स्पेसिफिक हीट होता है। क्या क्या होता है, एक Cp और एक होता है Cv। तो अब ये गामा का वैल्यू होगा कितना, तो गामा का वैल्यू यानी कि Cp बाई Cv जो हम लोग लिख रहे हैं, इसका वैल्यू चेंज होता है। कैसे चेंज होता है ना, वो गैस कैसा है, क्या वो मोनो एटॉमिक है, क्या वो डायटॉमिक है, क्या वो ट्राई एटॉमिक है, किस तरह का मॉलिक्यूल है। मोनो एटॉमिक में कौन आता है, जैसे आप हीलियम को ले लीजिए, इसमें सिर्फ हीलियम ही है, इसलिए यहां पर ये मोनो एटॉमिक है। उसी तरह से आप ले लीजिए डायटॉमिक में, तो हो सकता है कि आप लिख रहे हैं कि H2, मतलब हाइड्रोजन में आप दो गो वहां पर एटम लगाए हुए हैं, इसलिए वो बन गया H2, N2, O2, है ना। ये सब क्या आ जाएगा, डायटॉमिक में आ जाएगा। फिर ट्राइटॉमिक आ जाएगा, तो ट्राइटॉमिक में मान के चले अगर O3 आप कहीं लिख रहे हैं तो तीन गो एटम है।
आप उसको छोड़िए, आप अगर H2O लेते हैं, H2 हालांकि लिक्विड हो गया, लेकिन हम ट्राइएटमिक का मतलब समझा रहे थे कि दो वो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है, तो वो ट्राइएटमिक हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से और भी हो सकता है, अब ज्यादा नहीं हम लोग को लेना, उसको कहते हैं पॉलीएटमिक। उससे ज्यादा अगर हो गया तो पॉलीएटमिक तो कैटेगरी में आ गया और उसका फॉर्मूला एक ही हो जाएगा। तो कौन सा गैस है, मोनोएटमिक, डायएटमिक कि ट्राइएटमिक, उसके आधार पर गामा का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, कभी क्या होता है कि 7/5 होता है, कभी हो सकता है कि वो 6 या 4/3 हो, इस तरह का अलग अलग वैल्यू होता है। ये हम लोग समय के साथ सीख जाएंगे और उसमें हम लोग को अक्सर ये वैल्यू दिया रहेगा, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। या तो फिर गामा का वैल्यू निकालने देगा या तो फिर गामा का वैल्यू दे देगा, इसलिए ज्यादा हम लोग को परेशान उसमें होना नहीं है। तो पहली बात, ये गामा है क्या, Cp/Cv, मतलब दो विशिष्ट ऊष्माओं का यानी कि स्पेसिफिक हीट का ये क्या है, रेशियो है। तो ये बात तो हो गया। अब इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हो गया, Pv⁴ गामा, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट, ये तो मैंने एक फॉर्मूला बताया, इसी एडियाबेटिक प्रोसेस का और 2-3 गो फॉर्म है, वो फॉर्म भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये आपको नहीं मिला, अलग ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि Pv इज इक्वल टू क्या होता है, RT। ये किसके लिए, ये सब के लिए, चाहे आपका आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, कुछ भी हो, Pv इज इक्वल टू RT हमेशा लगेगा। हालांकि वहां पर nRT होना चाहिए था, मैंने वहां पर सिर्फ क्या लिया है, RT लिया है। क्यों, क्योंकि मैंने गैस का कितना मात्रा लिया हुआ है, ओनली 1 मोल लिया हुआ है, तो 1 मोल के लिए Pv बराबर क्या हो जाएगा, RT होगा। अब मान लीजिए आपको P को गायब करना है इस फॉर्मूला से, तो अगर P को गायब करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, P इज इक्वल टू लिखेंगे RT/V कर देंगे, और यहां पर हम लोग पुट करेंगे। यहां पर जैसे पुट करेंगे तो आ जाएगा RT/V, फिर हो जाएगा V⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब K। तो R उधर चला जाएगा, यहां पर T रहेगा, यहाँ V के पावर में गामा और नीचे में V के पावर में 1। तो आपको समझ में आ रहा है, पावर में क्या होगा, गामा टू दी पावर -1 होगा, क्योंकि ये ऊपर आ गया तो -1 लेकर आएगा। और इधर क्या बचेगा, बोलिए, K/R। K तो कांस्टेंट है, ये है, R भी क्या है, एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट है वो। तो चूंकि R भी एक कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो फिर से क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो क्या होगा, T⁴ गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। एडियाबेटिक प्रोसेस का ये एक फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्टेट का, ये क्या है, दूसरा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्टेट का। एक और है, क्या है, देखिए इसमें P एंड V है, इसमें T एंड V है। अब तक दोनों जगह V था, अब V को ही हमको क्या करना है, हटाना है, और प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पेज नंबर 2। ले लिए सर। हाँ ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग को उसी फॉर्मूला में आना है, यानी कि जो हम लोग Pv इज इक्वल टू RT लिए थे, उसी को फिर से हम लोग लेंगे। Pv इज इक्वल टू RT, तो यहां से हम लोग इस बार V को हटाना चाहते हैं, तो हो जाएगा RT बाय क्या हो जाएगा, P। तो यहां पर हम लोग पुट करते हैं P और V⁴ गामा, तो कितना हो जाएगा, बोलिए, RT/P, और पूरे के पावर में क्या होगा, गामा, और इज इक्वल टू क्या है, K, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो यहां पर हो जाएगा P और T के पावर में गामा, और बाय क्या हो जाएगा, P के पावर में गामा, और इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये R⁴ गामा इधर आ गया, तो हमने यहां पर लिख दिया R⁴ गामा। तो यहां पर हो जाएगा P और P, और यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर क्या है, गामा है, तो ये गामा जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा 1 माइनस गामा, और यहां पर हो जाएगा T⁴ गामा,
और आखिरकार ये पूरा चीज क्या है, फिर से कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो ये भी एक दूसरा फॉर्म हो गया, मतलब तीन तरह का फॉर्म हो गया। क्या क्या फॉर्म हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर क्या आ जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर फॉर्मूला आ गया p टू द पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, और इनटू t टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो तीन तरह का फॉर्मूला आपको मिला, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तीनों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों तो आपको याद रह जाएगा, इसमें अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो मेरे तरह इस तरह का डेरिवेशन करके आप इसको निकाल लीजिएगा। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट आपको आप कर सकते हैं। इतना दूर तक आने का भी जरूरत नहीं, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। इतना कैलकुलेशन इतना बढ़िया से लिखने की क्या जरूरत है। आप एग्जाम में अगर आ गया तो शॉर्टकट में आप लिखिए, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो अंदाजा तुरंत लगा दीजिएगा, हाँ भाई पी के पावर में 1 है और ये गामा ऊपर आ जाएगा तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। फिर टी टू दी पावर क्या होगा, गामा होगा, तो टी टू दी पावर गामा हो गया। फिर आप ऑप्शन को मिला ये और वहीं पर आप क्लिक कर लीजिए, इतना ज्यादा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन हुआ तो, और रटा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिए। ओके, तो ये था हम लोग का एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में अब क्या सीखना है हम लोगों को, अब ये सीखना है कि वर्क डन कितना होगा। आपको याद दिलाते हैं कि आइसोथर्मल में भी आपने वर्क डन निकाला था। क्या वर्क डन का फॉर्मूला निकला था, W इज इक्वल टू RT log E V2 by V1। हालांकि उसको P1 by P2 के रूप में भी हम लोग लिख रहे थे, और फिर log बेस E को चेंज करके log 10 में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा 2.303 आ जाता है कब, जब log में बेस रहता है कितना, 10। तो जब log में बेस रहेगा 10 तो आपको लगा देना पड़ेगा 2.303, और जब log में बेस रहेगा E तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ RT log E V2 by V1 होगा। तो हम लोग बात करते हैं अब इसमें कितना काम होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो कितना होता है ना, R होता है, इसमें भी R होगा, गामा माइनस 1 होगा, और यहां पर होगा T1 माइनस T2 होगा। चूंकि इसमें गामा आया था तो गामा यहां पर है गामा माइनस 1, और फिर क्या होता है T1 माइनस T2। हालांकि यहां पर N भी लग सकता है, शायद मैंने दिया कि नहीं दिया, ये N किस में लिए आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स के लिए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मतलब क्या हो गया कि आप गैस का कितना मात्रा लिए हुए। तो जनरली एक ही मोल रहता है, इसलिए हम लोग को इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। R बाय गामा माइनस 1 और T1 माइनस क्या होगा, T2 होगा। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ चीज है जिसको कि हम लोग को डिस्कस करना है। पहली बात, R क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, गामा क्या हो गया, Cp बाई Cv। गामा का वैल्यू हो गया Cp बाई Cv, और इसका वैल्यू या तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो कौन सा गैस है, उसके आधार पर हम लोग उसको ही कर लेंगे, या तो फिर हम क्या करेंगे, गामा का वैल्यू निकालेंगे। दूसरी बात ये T1 और T2 क्या है, तो T1 है हमारा इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर मतलब हो गया प्रारंभिक ताप, और T2 क्या हो गया हमारा फाइनल टेम्परेचर, मतलब उसका अंतिम ताप। मतलब वर्क कब होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, वर्क तभी होगा जब या तो फिर गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, या तो फिर गैस क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और अगर उसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग सबको जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, P dV था। तो P इंटू डीवी था, dW बराबर P इंटू dV। तो dV मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। तो अगर उसका आयतन चेंज हो ही नहीं रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो dV का वैल्यू क्या आएगा, 0। और उस केस में क्या होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। ये 0 आ जाएगा तो वर्क डन का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वर्क डन होने के लिए या तो फिर गैस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, या तो फिर गैस को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अब हम आते हैं कि एक्सपेंशन कब होगा और कंप्रेशन कब होगा और क्या वर्क होगा। तो सबसे पहला वाला कंडीशन
मैंने मान लिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब क्या हुआ, जरा से यहां पर ध्यान दिया जाए। T1 मतलब क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर। तो शुरू में इनिशियल टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, और बाद में क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे मैंने दिखाया है कि T1 ग्रेटर है और T2 क्या है, लेस देन है। मतलब शुरू में ज्यादा वो गर्म था और बाद में क्या हो गया, वो ठंडा हो गया। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि पहले मान के चलिए वो 400 केल्विन में था और बाद में क्या हो गया, वो 300 केल्विन पर आ गया। बात समझ में आ गया? तो बताइए वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये वाला क्वांटिटी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा ये कम है। अब गामा जो है ना, वो एक से ज्यादा ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि हाँ उसका वैल्यू कितना होगा, या तो फिर 5/3 होगा, या तो फिर वो 7/5 होगा, या तो फिर 4/3 होगा। ये सारा वैल्यू आप देखिएगा 1.67, ठीक है, और ये फिर आ जाएगा 1.4, ये आ जाएगा 1.33। तो ये सब जो वैल्यू है एक से ज्यादा है, तो ये भी एक से ज्यादा है और ये एक है, तो ये भी क्वांटिटी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो ये भी आपका हर हालत में पॉजिटिव। और अभी चूंकि ये ज्यादा है और ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, इसलिए ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है कि वॉल्यूम घटता है। तो मैंने आपको कहा था कि वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब हो गया वर्क डन बाय द गैस। जब गैस के द्वारा काम होता है, सिस्टम के द्वारा काम होता है, बाय द गैस या बाय द सिस्टम होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब हो गया वो एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला था ना, यहां पर था P और ब्रैकेट में था V2 माइनस V1, तो ये ज्यादा होगा तभी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा ना। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है कि बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो गैस का यहां पर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, वो फैला। देखिए एक एक करके हम लोग मतलब कैसे निकाल रहे हैं, और यही सब चीज जब अपने आप को समझा पाइएगा ना, तो ही आपको फायदा करेगा, तभी आप जल्दी सब चीज का आंसर दे सकते हैं, वरना आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्सपेंशन होने से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया कि घट गया? आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? अगर किसी गैस का अगर एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, अभी हम आइसोथर्मल या दूसरी की बात नहीं कर रहे हैं, in adiabatic process when gas expands then what is the effect on the temperature? टेम्परेचर पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा या फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा? आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, घट जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, और बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब क्या हो गया, गैस ठंडा हो गया कि गर्म हो गया? डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि वो बन गया कूल, बन गया, ज्यादा वो ठंडा बनेगा, ठीक है, ज्यादा कोल्ड बनेगा वो। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग वो जो साइकिल का बॉल पिन अचानक से अगर खोल देंगे, तो जो हवा को अगर हम अपने हाथ पर लेंगे, थोड़ा ऊपर लीजिएगा, बहुत सामने लीजिएगा तो बड़ी जोर से लगेगा, थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा तो आपको हवा क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा लगेगा, क्योंकि वो प्रोसेस कौन सा था, एडियाबैटिक प्रोसेस था, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। कौन सा घटना घटा वहां पर, एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसका नाम क्या देंगे हम लोग, रुद्धोष्म प्रसार हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, इसलिए आखिरकार उसका टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल हो जाएगा, उसका तापमान में गिरावट आएगा, और तापमान में गिरावट अगर आया तो फिर वो क्या होगा, ठंडा होगा, इसलिए वो हवा आपको क्या लगेगा, ठंडा भी लगेगा। ठीक है, चलिए और भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो रहा एक्सपेंशन का। इसी तरह से हम लोग उसका दूसरा कंडीशन लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए ये पेज नंबर 3 होगा ना, ठीक है, इसके शॉट ले लिया जाए। ले लिए सर।
ओके, अब हम लोग दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या, कि जब T1 जो है कम है और T2 क्या है, ज्यादा है। मतलब इस बार ये है, मान के चलिए 300 केल्विन, ठीक है, ये हो गया मान के चलिए 500 केल्विन। तो बताइए टेम्परेचर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर गया, वो गर्म हो गया। तो इस बार यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ का क्वांटिटी क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा। ये तो पॉजिटिव फिक्स है, तो इस बार वर्क डन क्या आ जाएगा, बोलिए नेगेटिव आ जाएगा। वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द गैस होता है, और उस समय क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। इसका मतलब इस बार क्या हो जाएगा, V2 इज लेस देन V1। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, उसमें एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, दैट इज संकुचन हुआ, उसमें संपीड़न हुआ। इसको हिंदी में संकुचन या संपीड़न हम लोग कहेंगे। तो गैस यहां पर क्या हुआ, संपीड़ित हुआ, कंप्रेस्ड हो गया। तो कंप्रेस्ड होने से उसका टेम्परेचर क्या हुआ था, बढ़ गया था, घट गया था? तो देखिए शुरू में 300 केल्विन, तो बाद में क्या हो गया था, 500 केल्विन, यानी कि ये क्या हो गया, गर्म हो गया, और ज्यादा हॉट हो गया वो। तो यहां पर गैस जो क्या होगा, वो गर्म होगा। यानी कि किसी गैस को अगर आप क्या करेंगे, सडनली कंप्रेस कर दीजिएगा। सडनली इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो सडनली किसी को दबा देंगे तो गैस वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और वही गैस को अगर सडनली हम एक्सपेंड कर देंगे तो फिर वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू इस तरह का क्वेश्चन जो यहां से बनेगा। चलिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का सारी बात हम लोग, जो छोटी छोटी उसका पॉइंट है वो हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग वापस आएंगे पीवी इंडिकेटर डायग्राम में, उसके ग्राफ में और उसके स्लोप में। क्या स्लोप, क्योंकि पीवी इंडिकेटर डायग्राम जब बनाते हैं तो कर्व जो बनता है वो कर्व कितना ज्यादा स्लोप रखेगा वो भी हम लोग को जानना है। ठीक है, उधर तो हो चुका था। थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो हमसे बनने लगेगा, तब वास्तव में जो हम लोग का क्या है, सफलता है, तब हम लोग सही मायने में सीख पा रहे हैं। ऐसा होगा कि शुरू शुरू में आप 5 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 15 क्वेश्चन नहीं भी बना पा रहे हैं, लेकिन यही तो पढ़ाई लिखाई का मजा है। शुरू में आप कोशिश करेंगे, नहीं सकेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर सकेंगे। आप लोग बीएड में ट्रायल एंड एरर मेथड भी आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, कि कैसे बंदर का कहानी सब आप लोग सुने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, गलती होगा फिर उसमें सीखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट बनेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ की बात वापस आते हैं। मैंने पीवी इंडिकेटर डायग्राम लिया था और मैंने आपको बताया था कि हाँ ये इस तरह का होगा, ग्राफ इस तरह का होगा कि इतना तेजी से घटेगा, कि इतना तेजी से घटेगा, कि ऐसे घटेगा। हम ये तय कैसे करेंगे, तो ये तय होता है उसके स्लोप से। क्योंकि हम लोग जब भी कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, तो कभी लाइन ऐसा मिलता है तो कभी लाइन ऐसा मिलता है। आखिरकार ये सब लाइन आएगा कहां से? तो नो डाउट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और लाइन इस तरह से झुकेगा कि इस तरह का झुकेगा, वो कहां पर डिपेंड, किससे डिपेंड करता है? ये उसके स्लोप पर, m पर। तो m कहां से मिलता है हम लोगों को? टेन थीटा से मिलता है। वहां का टेन थीटा हमको निकालना पड़ेगा, उसके आधार पर हम स्लोप को तय करते हैं, वही स्लोप ही होता है। और फिर ये c क्या होता है ना, उसका इंटरसेप्ट होता है, मतलब वो y एक्सिस को कहां पर काटता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये यहां पर काटता, तो इतना बड़ा उसका क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। कोई लाइन इस तरह से है तो ये इस तरह से काट रहा है, तो ये जो y एक्सिस में काटा, नीचे तरफ काटा, नेगेटिव में काटा, ये इसका c होता है। तो हम लोग को c नहीं, अभी हम लोग को स्लोप चाहिए, m चाहिए। तो m कैसे मिलता है? टेन थीटा से मिलता है। और टेन थीटा क्या होता है ना, p बाई b होता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर दिखाया, एक तरफ p एक तरफ v। तो और एक बात क्लियर कर लेते पहले, मान लीजिए कोई लाइन है, यहां से हम टेन थीटा निकालना चाहेंगे, ये हो गया थीटा, तो ये वाला मेरा क्या होगा, y होगा। तो y तो नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जैसे ये y1 है तो ये y2 है, तो आखिरकार ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1। ये वाला भी सेम चीज आता है, ये वाला x1 ये वाला x2, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा x2 माइनस x1। तो जब हम लोग tan थीटा निकालते हैं तो होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसी को लिखते हैं डेल्टा y, इसी को लिख सकते हैं डेल्टा x। इवन आप इसको dy बाई dx भी बोल सकते हैं जब बहुत छोटा होगा तो डेल्टा y मतलब कौन सा हो गया, इसमें परिवर्तन, और डेल्टा x मतलब क्या हो गया, इसमें जो चेंज आ रहा है, दोनों का रेशियो। तो बताइए इस बार y में कौन है, p है, तो यहां पर कौन आ जाएगा डेल्टा p, और डेल्टा x में कौन है बोलिए, इस बार तो ये v का ना काम कर रहा है, x वाला में कौन है v है, तो यहां पर कौन आ जाएगा बोलिए डेल्टा v। और साथ साथ में अगर आप d के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो dp और बाय क्या हो जाएगा dp। तो डेल्टा और डीपी में क्या अंतर होता है, डेल्टा क्या होता है कि एवरेज में होता है, एक लंबा समय अंतराल के लिए या एक लंबे इंटरवल के लिए उसको हम लोग लेते हैं, और जब उसको छोटे छोटे इंटरवल में बांट लेंगे तो आ जाएगा वो डी। तो ध्यान दीजिए पीवी इंडिकेटर डायग्राम का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा बोलिए dp बाई डी या डेल्टा p बाई डेल्टा। क्लियर है। तो यहां पर पीवी इंडिकेटर डायग्राम में स्लोप कौन देगा हमको, dp बाई dv देगा, dp बाई dv देगा। चलिए अब इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल का अपना एक इक्वेशन होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में अपना एक इक्वेशन होता है। क्या इक्वेशन होता है ना, पीवी इज इक्वल टू होता है आर टी, हालांकि टी वहां पर कांस्टेंट होता है इसलिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या फॉर्मूला था, यही था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होता है, पहले हम लोग पी को कांस्टेंट रखते हैं, भी का करते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए डीवी। फिर हम लोग भी को बाहर रखते हैं और किसका होता है बोलिए डीपी का, और इधर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है ना डिफरेंशिएशन। और फिर हम लोग डीपी बाई डीवी लाना है ना, तो भी इंटू डीपी को रहने दीजिए, ये उस पार चल ले जाएंगे तो पी इंटू डीवी। अब इधर हो गया डीपी और बाय क्या हो गया बोलिए डीवी, इधर हो जाएगा माइनस पी बाई वी। तो पहली बात ये स्लोप हो गया, किसका स्लोप हो गया, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस का भी निकालते हैं, क्या होता है ये देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बोलिए, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, पी रहने दिए, वी टू दी पावर गामा का क्या होगा, तो गामा वी टू दी पावर क्या होता है गामा माइनस 1, एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला याद है आप लोग को। और फिर क्या होगा डीवी भी रहेगा, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए डीवी भी आपको साथ में देना पड़ेगा। फिर क्या हो गया प्लस, फिर क्या हो जाएगा प्लस, और इस बार किसको रखेंगे वी टू दी पावर गामा को एज इट इज रख देंगे, और किसका होगा पी का होगा, पी का कितना होगा बोलिए डीपी होगा, और कांस्टेंट है तो 0 होगा। ये चीज यहां पर रहने देते हैं, और ये उस पार चल जाएगा तो क्या होगा बोलिए माइनस गामा पी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इंटू हो जाएगा डीवी, डीवी इधर आएगा तो डीपी बाय क्या हो जाएगा डीवी, और माइनस गामा पी वी टू दी पावर गामा माइनस 1, और बाय क्या होगा बोलिए वी टू दी पावर गामा। याद कीजिए आपको आइसोथर्मल में क्या मिला था, तो आइसोथर्मल में आपको मिला था ये वाला पी बाई भी। एक काम करते हैं, पी को रहने देते हैं, भी को इस पार मतलब उसके डिनोमिनेटर में हम लोग लेकर आते हैं, तो माइनस
गामा पी बाई, ये नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, पहले से गामा है और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस और प्लस में 1 होगा, होगा ना। गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, इसलिए क्या होगा बोलिए, इसमें बचेगा सिर्फ माइनस गामा और क्या बचेगा, पी और भी बचेगा। ठीक है, चलिए इसको हम इस जगह पर क्लियर करके लिखते हैं। तो डीपी बाई डी भी मतलब क्या हो गया, स्लोप हो गया। किसका स्लोप हो गया, ना एडियाबैटिक का हो गया। कितना निकला, ना माइनस गामा और क्या हो गया, पी बाई भी। अब दोनों का डिफरेंस समझिए, दोनों का डिफरेंस क्या है, आइसोथर्मल वाला भी आपके पास अभी दिख रहा है आपको और एडियाबैटिक भी आपको दिख रहा है। तो दोनों का क्या स्लोप सेम है क्या अलग अलग है, पहले ये बात बताइए। तो नो डाउट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, वहां पर माइनस पी बाई भी था और इसमें माइनस पी बाई भी के साथ एक तो टर्म और क्या आ गया, गामा। तो दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग है। किसका स्लोप ज्यादा है या किसका स्लोप कम है, ये कैसे पता चल पाएगा, तो दोनों का रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो निकालते हैं ना, ये तो स्लोप है ना, हम ऊपर में लिखते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक और बाई लिखते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो क्या होगा बोलिए, यहां पर माइनस गामा पी बाई भी, फिर यहां पर भी क्या है बोलिए, माइनस पी बाई भी। तो माइनस माइनस कट जाएगा, पी बाई भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, गामा। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रेशियो होता कितना है, स्लोप ऑफ आइसो। हिंदी में कहा जाएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल या ढलान और ये क्या हो गया, समतापी प्रक्रम का ढाल या ढलान का अनुपात क्या होता है। अनुपात को यानी कि रेशियो को हिंदी में निष्पत्ति भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा इंग्लिश देख लीजिएगा। तो की क्या हो जाएगा आपका, ये रेशियो ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप और रेशियो ऑफ किसका हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप, तो वो किसके बराबर हुआ, गामा के बराबर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक और कंफ्यूजिंग वाला फैक्टर, ये रेशियो अगर उल्टा रहेगा तो आपको उस समय सावधानी से जवाब देना है। उल्टा रहेगा मतलब क्या, आइसोथर्मल ही ऊपर और एडियाबैटिक नीचे में आ जाए, तो उस समय क्या हो जाएगा, यस, तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल अगर आ जाए और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक आ जाए तो उस समय क्या होगा, 1 बाई गामा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए दोनों का स्लोप। अब इस स्लोप से हमको क्या जानकारी मिल रहा है उसका हम लोग यूज करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे फ्रेश। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। हो गया सर। चलिए, आपको इतना लंबा कैलकुलेशन शुरू में तो करना पड़ेगा समझने के लिए, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है आपका जो मेन इंफॉर्मेशन वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ये चीज बताया, फिर इसका ये होता है, फिर आइसोथर्मल का वो होता है, बीच में ये कैसे आया है, ये सबको जितना जल्दी आप भूल सकेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते करते जो है आपको बहुत टाइम पार कर जाएगा। इसलिए हम लोग को अपना स्पीड बढ़ाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूलाओं को याद करना पड़ेगा, ताकि आप लोग रिजल्ट को याद कीजिएगा तो एग्जाम में तुरंत आप जवाब दे पाइएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले तो सारे सिस्टम को एडजस्ट करने में, खास करके जो मैथ ऑनर्स के हैं उनको इतना ज्यादा फिजिक्स में डीप नॉलेज हासिल नहीं हो पाता है। उस समय क्या होगा कि आपको शुरू में ये जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, उसका टर्म को सुन रहे हैं, इन सब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और धीरे 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 आप सबको सीखने लगेंगे। ओके, तो हम लोग अब जो देखेंगे वो ग्राफ का। ग्राफ दो तरह का,
एक होता है, मान के चलिए शुरू यहीं से हो रहा है, लेकिन एक ग्राफ इस तरह का है और एक ग्राफ क्या हो गया, इस तरह का हो गया। अच्छा, किसका स्लोप ज्यादा होता है इसका चर्चा मैंने अभी किया नहीं है। तो आप लोग अभी देख लिए कि जब ऊपर में रहता है एडियाबैटिक का स्लोप, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, और बाय क्या होता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो क्या आ गया था, गामा आ गया था। गामा क्या है, एक से ज्यादा है कि एक से कम है, तो ये ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब कौन ज्यादा हो गया, एडियाबैटिक का ज्यादा हुआ कि आइसोथर्मल का ज्यादा हुआ? नो डाउट एडियाबैटिक का ज्यादा हुआ, तभी तो एक से ज्यादा दे रहा है रिजल्ट। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, ये भी याद रखिए। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का कम होगा। कितना ज्यादा, तो गामा टाइम्स ज्यादा, गामा गुना ज्यादा है स्लोप एडियाबैटिक का। अब मैंने दो ग्राफ बनाकर आपको दिया है, ये एक कर्व है, ये एक कर्व है। किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है, बताइए। ये चूंकि धीरे 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 घट रहा है और ये तेजी से घट रहा है, अगर आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा इस तरह का, और इस पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह का, तो किसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप तो कम है, और ये वाला स्लोप क्या है, ज्यादा है। कोई स्लोप अगर इस तरह का आ जाए, ये स्लोप तो इन्फिनाइट ना हो गया, क्योंकि 1090 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो वो बहुत ज्यादा स्लोप हो गया। कोई अगर इस तरह से है तो थोड़ा कम है, कोई अगर इस तरह से तो और कम है, कोई इस तरह का है तो और कम है, कोई इस तरह का है तो कोई स्लोप ही नहीं है। तो यहां पर चूंकि ये ज्यादा इस तरह का सीधा है, ये थोड़ा सा ज्यादा झुक गया है, इसलिए इसका स्लोप क्या है, कम है, और इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कि किसका ये ग्राफ होगा, तो उसको समझने के लिए पहले आप हमको ये बताइए, फिर से एक बार बनाते हैं इसको। ये ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ, तो ये आइसोथर्मल होगा कि ये एडियाबैटिक होगा, कौन सा होगा? तो चूंकि ये धीरे धीरे घट रहा है, इसका स्लोप क्या है, थोड़ा सा कम है, और इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक, और जिसका स्लोप कम है वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो आप पहचान लिए कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा एडियाबैटिक होगा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, तो यहां पर मेरा जवाब होगा कि यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, यहां पर गैस का प्रसार हो रहा है। क्यों एक्सपेंशन हो रहा है बोलिए तो, ये लाइन किसका होता है, वॉल्यूम का, ये लाइन किसका होता है, प्रेशर का। मैंने अब तक जो सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से अब आप चल रहे हैं, किसी कारण से उल्टा हो जाए, यानी कि वॉल्यूम इधर आ जाए, प्रेशर इधर आ जाए, तो सारा जो खेल है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। खैर वो बहुत कम देने का चांस है, ऐसा नहीं देगा। जो मोस्ट फेमस जो तरीका है वो यही है कि इधर प्रेशर, इधर क्या हो गया, वॉल्यूम, पीवी इंडिकेटर डायग्राम इसी को कहते हैं, वरना वो क्या हो जाएगा, वीपी इंडिकेटर डायग्राम हो जाएगा। तो उस तरह का चांस काफी कम है। हम लोग जो मोस्ट ट्रेडिशनल तरीका है वो यही है हम लोग का। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है। कैसे एक्सपेंशन हो रहा है बोलिए तो, जब यहां पर हम लोग थे तो वॉल्यूम कितना था, ये था, और जैसे जैसे समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, और वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और जब एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल वाला ग्राफ क्या होगा, ऊपर रहेगा, और एडियाबैटिक क्या होगा, नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, तेजी से घट रहा है, और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। बात समझ में आ गया? सेम जगह तक आया, मान के सेम वॉल्यूम तक ही आया, लेकिन ये क्या हो गया, धीरे धीरे आया, और ये क्या हो गया, काफी तेजी से आया। इसका उल्टा अगर हम लोग लेते हैं कंप्रेशन को, तो ग्राफ किस तरह का आएगा? अगर हम लेते हैं कंप्रेशन को, तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा? तो पहली बात, क्या ग्राफ को इस बार भी हम लोग यहीं से शुरू करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इधर बढ़ जाते हैं तब तो वहां पर वॉल्यूम का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन के समय हमको उल्टा आना है, उल्टा आना है मतलब वॉल्यूम ज्यादा और धीरे धीरे क्या होगा, कम की तरफ आना है, यानी कि हमको इधर से इधर आना है, तभी तो एक्सपेंशन होगा। समझ में आ गया? वॉल्यूम ज्यादा है और बाद में वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, कम होगा तभी तो कंप्रेस होगा। तो कम करना है वॉल्यूम को, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन में इस तरह से आएगा? नहीं आएगा। फिर से वो ग्राफ क्या होगा, इस तरह का वो चढ़ जाएगा।
ठीक। तो अब सवाल है कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम जगह से आपने शुरू किया, बाद में वॉल्यूम भी दोनों का आपने सेम जगह तक बढ़ा दिया या घटा दिया, जो किया, ठीक है, घटा दिया यहां पर। तो अब कौन सा ग्राफ होगा आइसोथर्मल, कौन सा ग्राफ होगा एडियाबैटिक, हमको बताइए। अब जरा सा देखिए, सेम ये V2 है और ये V1 है, तो V2 से V1 की तरफ हमने आया, इधर से इधर मैंने आया, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा था, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या धीरे धीरे बढ़ा या बहुत तेजी से बढ़ा, और ये क्या धीरे धीरे बढ़ा कि बहुत तेजी से बढ़ा, आपको क्या लग रहा है? तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो है ना बहुत तेजी से चढ़ गया वो, और नीचे वाला तो थोड़ा सा फ्लैट है, उतना तेज कर्व नहीं है। नीचे वाला क्या है, ज्यादा उसका स्लोप है ये नहीं, इसका स्लोप काफी कम है, ध्यान दीजिए, इसका स्लोप क्या है, काफी कम है, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कौन सा एडियाबैटिक और कौन सा आइसोथर्मल होगा? इस बार उल्टा हो गया, इसका चूंकि स्लोप ज्यादा है इसलिए ये वाला हमारा क्या होगा, एडियाबैटिक होगा, और इसका स्लोप कम है इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल होगा। चीज बहुत आसान नहीं है, कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यही तो मजा है कि जब आप इस सबको सीख जाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि नीचे वाला इस बार आइसोथर्मल और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक। उसको एक बार फिर से हम लोग फेस कर लेते हैं, डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। इस बार क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, गैस का संकुचन हो रहा है, गैस का वॉल्यूम घट रहा है। तो यहां पर दो तरह से घट रहा है, यही जगह से घटेगा V2 से, आखिरकार कहां तक हम लोग V1 करेंगे। तो एक यहां से लेकर यहां तक इस तरह का आ गया, और दूसरा क्या हो गया, इस तरह का हो गया वो। तो ये वाला क्या हो गया, धीरे धीरे आया, और ये क्या हो गया, काफी तेजी से जो है वहां तक आया। तेजी होने का मतलब हो गया कि वहां का स्लोप ज्यादा है, यहाँ का स्लोप कम है और यहाँ का स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, एडियाबैटिक, और ये वाला हमारा क्या हो गया, आइसोथर्मल। वो हो गया रुद्धोष्म, ये हो गया समतापी। अब यहां से आपको ध्यान देना है दो बातों पर, हम जल्दी से इसको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। क्या गैस का प्रसार हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर क्या गैस का संपीड़न हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। दो तरह का चीज, अगर प्रसार हो रहा है दैट इज एक्सपेंड हो रहा है तो आइसोथर्मल वाला ऊपर रहेगा, एडियाबैटिक वाला नीचे रहेगा। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो एडियाबैटिक वाला क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, और आइसोथर्मल क्या होगा, धीरे धीरे रहेगा और नीचे रहेगा। अब यहां से और क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें ज्यादा वर्क होगा, इन विच प्रोसेस वर्क डन इज हाइयर, इन एडियाबैटिक प्रोसेस और इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सेम वॉल्यूम तक मैंने बढ़ाया, यहां भी V1 था, यहां भी V2 था, वॉल्यूम किसी को ज्यादा या कम नहीं दिए, ये नहीं सोचिएगा कि अलग अलग वॉल्यूम दिया है मैंने, सेम V1 सेम V2, यहां भी सेम V2 सेम V1, वॉल्यूम दोनों का सेम है, यहां लिख दीजिए V2 और V1। तो वॉल्यूम का जो परिवर्तन है वो सेम ही है, V1 से लेकर V2, V2 से लेकर V1। तो किस में ज्यादा वर्क डन होगा? तो याद कीजिए कि मैंने आज क्लास का शुरुआत ही इसी से किया था कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू दी एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व ए बी या ABCD जो भी दिए थे, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब जरा सा देखते हैं कि किसका एरिया ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा वही वर्क डन ज्यादा होगा। तो फर्स्ट इस डायग्राम पर हम आते हैं। इस डायग्राम में मैंने ग्राफ को जो लिया है वो इस तरह से लिया है, मान के चल इस तरह से ले लिया है। तो हमको तब इसको नहीं ना देखना है, हमको खाली इसी को देखना है। तो ये कितना एरिया बनाएगा, यहां से लेकर यहां तक सटाइए, यहां से लेकर यहां तक सटाइए। तो ये जो एरिया बनाया ये एरिया हो गया इसका वर्क, ठीक। फिर दूसरे जो आइसोथर्मल था वो क्या था, थोड़ा ऊपर था। तो आइसोथर्मल के नीचे जो एरिया बनेगा ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा, आइसोथर्मल का ज्यादा बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये एक्स्ट्रा ये वाला भी तो आ जाएगा ना, एक्स्ट्रा ये वाला भी आ जाएगा। तो ये तो रहेगा ही, साथ साथ में एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला है। तो चूंकि एरिया जो है ना वो किसका ज्यादा है, आइसोथर्मल का ज्यादा है, और एरिया किसका है, एडियाबैटिक का कम है।
इसलिए किसमें ज्यादा वर्क होगा, आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा करना पड़ा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन ज्यादा हुआ, लेकिन कब, जब एक्सपेंशन हुआ उस समय। अब आते हैं कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में बताइए इस बार आइसोथर्मल कितना एरिया घेर रहा है, उसका कर्व ये वाला है। तो उस कर्व के नीचे एरिया कितना बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, ध्यान दीजिए। तो आइसोथर्मल के नीचे वो वाला एरिया है, तो वो वाला एरिया ज्यादा है कि कम है, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब एडियाबैटिक का आप वर्क निकालेंगे तो एडियाबैटिक में क्या जाएगा, ये पूरा का पूरा चीज आ जाएगा। तो आप क्लियर देख पा रहे हैं कि एडियाबैटिक का एरिया क्या है, ज्यादा है, और आइसोथर्मल का एरिया क्या है, कम है। तो ज्यादा एरिया मतलब ज्यादा वर्क, द मोर एरिया द मोर वर्क डन इज। इसलिए इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक में वर्क डन ज्यादा होगा। तो दो तरह की घटना, एक एक्सपेंशन एक कंप्रेशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में जो है आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है, और कंप्रेशन में क्या होता है, एडियाबैटिक में वर्क डन ज्यादा होता है। क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस का क्या क्या इक्वेशन होता है, क्या उसका वर्क डन होता है, क्या उसका एग्जाम्पल होता है। फिर हमने ये भी सीखा कि वर्क डन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, कौन सा स्लोप ज्यादा तीखा होता है। ये वर्ड हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। एक सवाल पूछा जाता है कि द स्लोप, विच स्लोप इज मोर स्टीपर। स्टीपर मतलब क्या हो गया, तीखा, मतलब तीक्ष्ण, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, तीक्ष्ण। तो स्टीपर का मतलब क्या हो गया कि कौन तीखा है। तो जैसे मान लीजिए आपका रोड इस तरह का फ्लैट है, तो क्या बहुत ज्यादा ढाल हुआ, क्या नहीं हुआ। और आप पहाड़ से उतर रहे हैं, तो पहाड़ से उतर रहे हैं तो मान के चलो स्लोप ऐसा है। कोई पहाड़ इस तरह का है, तो यहां तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे उसका जो पहाड़ का जो ढाल है ना, बड़ा तीखा है। जैसे हम लोग कहते हैं मोड़ काफी तीखा है, काफी ज्यादा टर्निंग लेना पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा वो उतना ही ज्यादा तीखा कहलाएगा। तो स्लोप किसका ज्यादा होता है, एडियाबैटिक का ज्यादा होता है। तो हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। तो आइसोथर्मल कर्व से क्या होता है, एडियाबैटिक वाला क्या होता है, ज्यादा स्टीपर होता है, दैट इज वो ज्यादा तीखा होता है। ठीक है, तीखा मतलब यहां पर झाल वाला वगैरह तीखा नहीं है, बल्कि वो तीक्ष्ण मतलब कितना ज्यादा वो तेज। हाँ, थैंक यू थैंक यू।